नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन भी दबाएं। खाली हमारी बात सुने नहीं, ये काम भी करें। मैथ्यू वैन डाइक जी, मैथ्यू वैन डाइक और उसके 6 यूक्रेनियन साथी एनआईए ने कलकत्ता से पकड़े थे। और कलकत्ता से पकड़े हुए जाने के बाद में उनको दिल्ली में एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। उनको 11 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। भाई मज़े की बात यह है कि मैथ्यू वैन डाइक इतना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, इतना महत्वपूर्ण है कि सर्जियो गोर जो थे वो तुरंत ओवर ड्राइव में चले गए जैसे ही गिरफ्तारी का समाचार मिला। और जब तक कि वो लाए जाते दिल्ली और दिल्ली जाके पेश किए जाते, उसके पहले ही उन्होंने सारे दरवाजे खटखटा दिए। यानी कि वो जाके उन्होंने एस जयशंकर से भी बात कर ली और जाके फॉरेन सेक्रेटरी से मिल भी लिए। ये सारे काम उन्होंने धड़ाधड़ किए। मतलब जितने भी उनके पावरफुल कनेक्शंस थे वो सब उन्होंने खड़का दिए। तो उससे एक बात तो पक्की हो गई कि भाई ये कोई CIA की इम्पोर्टेंट एसेट है, इसमें कोई संदेह की बात अब रही नहीं। अच्छा, मैथ्यू वैन डाइक का जो इतिहास है पुराना, वो हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है जगह जगह पे मर्सनरी के रूप में भेजा गया है। ये सीरिया में भी था, ये लीबिया में भी था, और अब अगर ये म्यांमार में जा रहा है तो फिर बात ही क्या है, साफ साफ दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति ने यूक्रेन वालों को लेके और म्यांमार जाने के लिए भारत का रास्ता क्यों चुना, ये एक गहन अन्वेषण और विश्लेषण का विषय है। देखिए, चाचा नेहरू ने तो बिल्कुल आरंभ में ही नॉर्थ ईस्ट को एक प्रकार से कहे तो दान में दे दिया था वेस्ट को, या कहे कि क्रिश्चियन वेस्ट को, उनके मालिकों को, क्योंकि उनका मालिक तो ब्रिटेन ही था। वो ब्रिटेन को ही अपना मालिक मानते थे। और ब्रिटेन की जो राजकुमारी थी एडविना माउंटबेटन, उनके साथ तो उनके जो गहरे रिश्ते थे वो सब जानते। तो फिर ये बिल्कुल एक सहज व्यवहार था कि उन्होंने वेरियर एल्विन नाम के एक ईसाई इवेंजलिस्ट को, इवेंजलिस्ट मतलब जो प्रोटेस्टेंट मत से आते हैं, ये प्रोटेस्टेंट कहाँ के होते हैं, ये प्रोटेस्टेंट अमेरिकन होते हैं, उनको उन्होंने खुला पास दे दिया। उनको जो है वो कहा कि भाई आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जा सकते हैं। उनके कहने से नागालैंड में उन्होंने साधु संतों की एंट्री तक बंद करा दी। ऐसे ऐसे महान थे उस। हालांकि वो पूरा उस समय यूनिफाइड असम हुआ करता था। बाद में जो आप देख रहे हैं कि 7 सिस्टर्स के जो बाकी 6 सिस्टर्स हैं वो बाद में आई, सारी की सारी बाद में आई। पहले ये पूरा का पूरा यूनिफाइड असम हुआ करता था। जो अरुणाचल है वो नेफा था, नागालैंड वो नागा हिल्स हुआ करते थे। मणिपुर राज्य जो था वो भी असम का ही एक्सटेंशन था। मिज़ोरम जो था वो लुसाई हिल्स हुआ करता था। त्रिपुरा पुराना राज्य था जिसको इंटीग्रेट किया गया था। त्रिपुरा और मणिपुर पुराने राज्य थे, लेकिन ये लुसाई हिल्स था मिज़ोरम, ये नागा हिल्स था इधर आपका अरुणाचल नेफा था, और मेघालय तो क्या कहें, शिलोंग तो राजधानी थी असम की, आपको ध्यान होना चाहिए। और ये जब मेघालय अलग हुआ है तब जाके राजधानी जो है वो गुवाहाटी शिफ्ट हुई है। गुवाहाटी में दिसपुर जो है वो असम की राजधानी होती है। तो ये जो मैथ्यू वैन डाइक था, इसके बारे में जो अब पता चल रहा है, जो NIA कह रही है कि भाई उसने अपनी जो क्राइम्स है, जो उसके अपराध है, उनकी स्वीकारोक्ति कर ली है, उनका कन्फेशन कर लिया है। अब कन्फेशन क्या आया है, अभी तक कोई NIA की तरफ से कोई लीक भी नहीं आया जिससे हम बता सकें कि उसने क्या कन्फेशन किया है। लेकिन 2 और 2 4 मिला के और फिर अमेरिका के कहने से जब मैथ्यू वैन डाइक को छोड़ा नहीं गया, रिलीज़ नहीं किया गया, और उसके जो यूक्रेनियन साथी थे वो सारे के सारे जो है वो नियो नाज़ी हैं, ये भी पता चला है। नियो नाज़ी का मतलब आप समझते हैं कि नियो नाज़ी आप लोग जो है उनको जानते होंगे होलोकॉस्ट से, लेकिन नियो नाज़ी जो है वो सही में जो एक बहुत ही कट्टरपंथी क्रिश्चियन होते हैं वो नियो नाज़ी होते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि हिटलर ने जब जूस को, यहूदियों को मारने का आदेश दिया था तो उसकी जो प्रेरणा थी वो कैथोलिक चर्च था, और साथ में उसके जो थे वो हज अमीन अल हुसैनी जो ग्रैंड मुफ्ती थे जेरूसलम के, वो भी साथ में मिल गए थे।
तो वो एक पूरी तरह से डीपली बिगटेड क्रिश्चियन ऑपरेशन था, इसलिए न्यू नाजी जो है वो निश्चित रूप से बहुत ही संकीर्ण विचारधारा के क्रिश्चियंस होते। तो ये लोग वहाँ क्या कर रहे थे, भारत की तरफ से क्यों गए? जो बात ये है कि भाई वो जो आपके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं म्यांमार में, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको ड्रोन चलाना सिखा रहे थे। फिर वही प्रश्न आ जाता है, इधर से क्यों गए, मिजोरम से क्यों गए? क्योंकि वो जो मैडम कह गई ना, हसीना वाजेद, वही वाली बात थी। ये मैथ्यू वैन डाइक ने बताते हैं कि ये कन्फेस भी कर लिया है कि भाई एक क्रिश्चियन नेशन यहाँ पे बनानी थी, पर बात खुल गई। 2014 से पहले खुले में करते थे, कोई इनको रोकता टोकता भी नहीं था। अब मैथ्यू वैन डाइक को जब रिलीज़ करने से मना कर दिया, तो फिर जो CIA का सिस्टम है वो अचानक एक्टिवेट हो गया, और सीधे सुब्रमण्यम स्वामी कूद पड़े बीच में। अब सुब्रमण्यम स्वामी का चाइना प्रेम तो जग विदित है, और उनका जो है कुछ दिनों से जो मोदी विरोध चल रहा है वो भी जग विदित है। लेकिन आप देखें कि किसने जो है वो मोदी के विरुद्ध विश्वमन किया, और वो भी क्या, वो कुछ पुराने चार्जेस जो सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके ऊपर जो है वो चार्ज लगा दिए वुमनाइजिंग के, और उसको लेके मधु किश्वर जैसी जो है पुरानी वामपंथन जो बीच में मोदी के निकट आना चाहती थी, वो नहीं बैठा, तो फिर से वापस से उन्होंने विश्वमन शुरू कर दिया। तो वो जो है वो एक्टिवेट हो गए, और न केवल एक्टिवेट हो गए, ये भी देखे कि जिस प्रकार से मधु किश्वर का जो ट्वीट है उसको असामान्य बिल्कुल ध्रुव राठी जैसी जो उसको वायरल जो उसकी गति हुई है, जिस प्रकार से उसकी गति वायरल हुई है वो असामान्य। तो उसे यह दिख रहा है कि भाई मोदी जी निशाने पर आ गए, और मोदी जी को डिफेम करने के लिए CIA ने अपने एसेट्स जो है वो एक्टिवेट कर दिए। वो अच्छी बात है, लेकिन उससे होगा क्या? NIA ने तो कस्टडी ले ली ना 11 दिन की। अब ये बात पब्लिक हो गई है तो मैथ्यू वैन डाइक तो छूटेगा नहीं किसी भी तरह से। और मैथ्यू वैन डाइक जब यहाँ जितने दिन तक रहेगा उतने दिन तक अमेरिका की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहेगी, क्योंकि वो CIA का बड़ा एसेट है। आपने तो एक वो गुप्ता जी को पकड़ लिया वहाँ चेकोस्लोवाकिया से, ये सोचा कि साहब के गुप्ता जी बता नहीं क्या बता देंगे, और गुप्ता जी तो कुछ भी नहीं थे, उनको कुछ पता भी नहीं है। उन्होंने कोई गुप्ता जी से कन्फेशन लेके और उनसे जो है वो प्ली बार्गेन वगैरह करा के, और किसी कोई यादव जी है उनको बना रखा है, यादव जी उनके कब्जे में भी नहीं ना आने वाले। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब कि जो बात अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने मोदी जी से की उसमें भी इसका जिक्र आया, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं, नो वेरिफिकेशन नो कंफर्मेशन, ये उल्टी सी बात है। लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी जब आप बात हो रही है ईरान वॉर की, जब बात हो रही है इस स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की, उसमें इस प्रकार की बात की जाएगी। लेकिन हाँ, CIA के एसेट्स तो एक्टिव हो गए, बिल्कुल एक्टिवेटेड है फुल्ली, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैथ्यू वैन डाइक अब पूरी जो स्कीम है जिसके तहत भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की जो CIA की प्लानिंग है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उस प्लानिंग के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उस प्लानिंग की डिटेलिंग है, किस प्रकार कहाँ से किस ग्रुप को एक्टिव किया जा रहा है, किस प्रकार से किस ग्रुप को इंसर्जेंसी में डाला जा रहा है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। एक और रिलेटेड डेवलपमेंट है, कुकी हिंसा पुनः आरंभ हो गई। ये हम आज से नहीं कह रहे हैं, बहुत पहले से कह रहे हैं। जब से ये कुकी वाला तमाशा शुरू हुआ है तभी से हम कह रहे थे कि भाई बहुत सख्त आपको ये निपटाना पड़ेगा। आप इसमें जो है ये सोच के चलेंगे कि अमेरिकन प्रेशर आएगा, हम कुकीज़ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, या कुकी जो क्रिश्चियंस यहाँ पर इलीगल बैठे हुए हैं उनको हम बाहर नहीं भगा सकते, तो भाई साहब ये आपको करना पड़ेगा। बिना ये किए वहाँ शांति आ ही नहीं सकती, और ये अब स्पष्ट हो रहा है। उन्हीं को एक्टिवेट करने, उन्हीं को फोर्टिफाई करने, उन्हीं को मजबूत बनाने,
उन्हीं को असलहा देने, उन्हीं को एक इंडोक्ट्रिनेट करने और उन्हीं को एक लार्जर प्लान से जोड़ने के लिए ये वैन डाइक और 6 यूक्रेनियन वहाँ थे। और इसीलिए वो भारत होते हुए जाके म्यांमार में, भारत से लगते हुए हिस्से में, और चिन जो बैठे हुए हैं, चिन इंसर्जेंट्स, उनको कहने के लिए ट्रेन कर रहे थे बुद्धिस्ट से लड़ने के लिए। किसी से भी लड़ने के लिए ट्रेन करो, हमारे यहाँ पे थोड़ी जाओगे भैया। पकड़े भी कहाँ गए? कलकत्ते हो। टिप ऑफ किसने किया? रशिया ने। यानी सबको पता है अब पूरी दुनिया में कि भारत के निकट, भारत के नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता फैलाने का प्रयास चल रहा है, और इस अस्थिरता फैलाने के प्रयास का दृढ़ता से ही मुकाबला करना पड़ेगा, और अभी तक तो किया जा रहा है। और हमारे पास ट्रुप का एक है, उसका नाम है मैथ्यू वैन डाइक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।